रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का आज पुनः स्वागत है। आज मैं पुनः रुद्रा एकेडमी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के बीच समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास पर। लेकिन यह ध्यान रहे कि तत्पुरुष समास अन्य जो भी समास हैं उन समासों में साथ बहुत बड़ा है, इसलिए एक साथ ना पढ़ा करके बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाएगा, तो इसे कई खंडों में आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास, इसका लक्षण या उदाहरण देखने के लिए या इसको पहचानने के लिए एक सूत्र है, कारक लोपे तत्पुरुषः। यह एक लक्षण है। एक और देख लीजिए, कारकालोपे। ये दो लक्षण हैं। तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे पहले ये जो लक्षण लिखा हुआ है, इस लक्षण की ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले उसको हम देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कारक लोपे तत्पुरुष। सबसे पहले तो हमको इसके विषय में जानना होगा। कारक है क्या चीज? कारक क्रिया का जनक होता है। कारक क्रिया का जनक होता है। और लोपे का मतलब क्या होता है? लुप्त होना। लुप्त होना। लोपे का मतलब लुप्त होना। कारक क्रिया का जनक हो गया और लोपे का मतलब लुप्त होना। अब इस सूत्र के अनुसार तत्पुरुष समास का लक्षण या पहचान एकदम आसानी से हम याद भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, पहचानिए इसको। क्या लिखा है? कारक लोपे तत्पुरुष, यानी जहां पर कारक लुप्त होता है। लुप्त होने का मतलब छिपा होता है। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं, जिस समस्त पद में कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक, जिस समस्त पद में कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब कारक चिन्ह कौन कौन से है या कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोग जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हो गए और सबका अलग अलग पहचान है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब पहचान है। हर कारक के अलग अलग पहचान है। इस पर अभी विस्तार से बाद में चर्चा की जाएगी। पहले इस लक्षण को देख लीजिए। तो क्या लिखा है? कारक लोपे तत्पुरुष, यानी जिस समस्त पद में कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो ये लोप कहां होता है? जो कारक चिन्हों का लोप होता है वह कहां होता है? आप लोग जानते हैं कि किसी भी समास में जो सामासिक पद होता है उसमें हमेशा 2 पद होते हैं।
प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो उस समय दोनों पदों के बीच में एक चिन्ह प्राप्त होता है, एक पहचान प्राप्त होता है। यानी ये जो कारक या विभक्ति चिन्ह है वह हमें प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? जब हम सामासिक पद का समास विग्रह करते हैं तब। ठीक है, यही बात यहां पर भी लिखा गया है। यह जो ऊपर लिखा गया है इतना, यदि यह बात समझ में नहीं आती है तो केवल अपने ध्यान में बैठा लीजिए बस एक बात, क्या? कारक लोपे, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही ध्यान में बैठाना है और कुछ नहीं। कारक लोपे यानी जहां पर कारक लुप्त होता है, बात वही है जो ऊपर लिखा है। जहां पर कारक लुप्त होता है तो कारक लुप्त नहीं होता है, कारक का जो पहचान है जिसको विभक्ति कहते हैं वह जहां लुप्त होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे कि है राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र में जो पहला पद है वह राज है और दूसरा पद क्या है? पुत्र है। यदि इसका हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? राजा का पुत्र, यही होगा राजपुत्र का समास विग्रह। क्या होगा? राजा का पुत्र। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। जब हम समास विग्रह किए तो यहां पर देखिए बीच में यह क्या प्राप्त हुआ हमें? यही है कारक चिन्ह। तो जहां ऐसे कारकों के जो चिन्ह है या विभक्ति है वह दोनों पदों के बीच में जब भी हमको प्राप्त होता है तो वहां एकदम आसानी से हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। यह रहा तत्पुरुष समास का लक्षण। लेकिन इसका लक्षण यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अभी तत्पुरुष समास के जो कई ठो भेद हैं उसके ऊपर विस्तार से भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने से पहले इस तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कुछ और भी लक्षण है जिस पर मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं। तो आइए, और कौन कौन से लक्षण हैं उसको हम देखते हैं। पहला पद संज्ञा या विशेषण, किंतु दोनों पद संज्ञा। यह अगला लक्षण है तत्पुरुष समास को पहचानने का। अगला लक्षण क्या लिखा है? पहला पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण। पहला पद, दोनों पद की बात नहीं की जा रही है, केवल पहले पद की बात की जा रही है। पहला पद या तो फिर संज्ञा होता है या तो फिर विशेषण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी उदाहरण पाए जाते हैं जिसमें दोनों पद संज्ञा ही होते हैं, उसमें विशेषण नहीं होता है। ध्यान रहे, पहला पद या तो फिर संज्ञा होता है या तो फिर विशेषण होता है। कहां? तत्पुरुष समास में। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसके दोनों पद हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे शिवालय, शिवालय। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, शिवालय का जो पहला पद है वह क्या है? शिवा, शिव, शिव धन आलय। ठीक, जो पहला पद है वह क्या है? शिव। दूसरा पद क्या है? आलय। अब देखिए, यहां पर जो लक्षण बताया गया है वह लक्षण हमको इस उदाहरण में मिलता है या
नहीं। यदि यह लक्षण हमको प्राप्त होता है तो अवश्य ही यहां पर तत्पुरुष समास होगा। अगर यह लक्षण नहीं प्राप्त होता है तो तत्पुरुष समास नहीं भी होगा। शिव क्या है? संज्ञा है। शिव संज्ञा है। जो पहला पद है क्या हुआ? संज्ञा। आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। आलय का मतलब क्या होता है? घर। यह भी क्या है? संज्ञा। ठीक। तो क्या जो ऊपर लक्षण लिखा गया है वह लक्षण हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? ऊपर क्या लिखा है? दोनों पद क्या है? संज्ञा। दोनों पद क्या है? संज्ञा है। यहां पर देख लीजिए, पहला पद भी संज्ञा मिला और दूसरा पद भी संज्ञा मिला, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। ठीक है, यह लक्षण हमको प्राप्त हो गया। दूसरी बात, एक और लक्षण जो कि हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, अब इसका हम थोड़ा समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शिव का आलय। समास विग्रह, शिवालय का समास विग्रह क्या होगा? शिव का आलय। ध्यान से देखिएगा, पहला पद शिव है और दूसरा पद क्या है? आलय। पहला पद शिव, दूसरा पद आलय। और जब समास विग्रह हमने किया तो यह बीच में देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ? एक कारक की विभक्ति या चिन्ह। यहां पर दो दो लक्षण हमको प्राप्त हो रहे हैं। एक तो यह लक्षण यहां जो लिखा गया है, ये वाला दोनों पद संज्ञा, दूसरा यह लक्षण। दोनों तरह से हमको ज्ञात हुआ कि यहां इसमें तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, देवालय, विद्यालय, ये सारे के सारे उदाहरण जो भी लिखे हुए हैं सब में ये दोनों लक्षण प्राप्त होंगे। बैलगाड़ी में पहला पद बैल और दूसरा पद क्या है? गाड़ी। बैल भी संज्ञा है, गाड़ी भी संज्ञा है। यह लक्षण प्राप्त हो गया। दोनों पद संज्ञा, पहला पद भी संज्ञा हो गया, दूसरा पद भी संज्ञा हो गया। एक लक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर तत्पुरुष समास है। दूसरा लक्षण क्या है? जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बैल की गाड़ी। तो बैल पहला पद, गाड़ी दूसरा पद, बीच में क्या प्राप्त हो रहा है हमको? की। यह भी तो किसी कारक की विभक्ति है, यानी किसी कारक का पहचान है। तो जब यह भी पहचान हमें प्राप्त हो गया तो यहां भी हम कह सकते हैं कि यहां पर तत्पुरुष समास है। दूसरा लक्षण, संज्ञा प्लस विशेषण। संज्ञा प्लस विशेषण कहने का मतलब कि जिस सामासिक पद में एक पद संज्ञा हो और दूसरा पद क्या हो? विशेषण हो। जिस सामासिक पद में एक पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण हो तो वहां पर भी क्या होता है? तत्पुरुष। तो यहां पर भी तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अब कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं। एक उदाहरण, कवि श्रेष्ठ, यह उदाहरण है।
कवि श्रेष्ठ। इसमें पहला पद क्या होगा? कवि। दूसरा पद क्या होगा? श्रेष्ठ। 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 पहला पद क्या है? कवि। और दूसरा पद क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, पहला पद कवि और दूसरा पद श्रेष्ठ। अब देखिए कि यह जो उदाहरण लिखा गया है, इस उदाहरण में क्या यह लक्षण पाए जा रहे हैं अथवा नहीं। यदि यह लक्षण पाए जा रहे हैं तो वहां पर अवश्य ही तत्पुरुष समास होगा, और नहीं पाए जा रहे हैं तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। कवि क्या है? संज्ञा है। कवि क्या है? संज्ञा है। और वह श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। और यानी जो दूसरा पद है वह विशेषण हमको प्राप्त हुआ, और जो पहला पद है कवि, यह संज्ञा प्राप्त हुआ। यहां पर यही लक्षण लिखा हुआ है, पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण। तो यहां पर हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर तत्पुरुष समास है। दूसरी बात, अभी इसका समास विग्रह करके हम देख लेते हैं कि क्या वह लक्षण जो सबसे पहले बताया गया है, कारक लोपे तत्पुरुष है, तो क्या इस आधार पर भी तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है। तो देखिए इसका समास विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ, यह समास विग्रह है। यह कवि श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या है? कवियों में श्रेष्ठ। यह हमारा पहला पद है, यह हमारा दूसरा पद है। यहां पर देखिए बीच में हमको क्या प्राप्त हुआ? कारक की विभक्ति या चिन्ह। अब कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है? अधिकरण है। ठीक है, तो कारक लोपे तत्पुरुष, यहां पर लोप है। किसका लोप है? कारक या विभक्ति चिन्हों का। कहां पर लोप है? कवि श्रेष्ठ में। तो इस पहचान के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यहां पर तत्पुरुष समास है। लेकिन यहां पर लेकिन है, क्या लेकिन है? यह जो उदाहरण लिखा गया है इसका हम दो रूप में समास विग्रह कर सकते हैं। पहला समास विग्रह तो यहां हो गया, दूसरा समास विग्रह मैं बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। दूसरा समास विग्रह क्या होगा? कवि हैं जो श्रेष्ठ। दोनों प्रकार से, एक तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कवियों में श्रेष्ठ, और दूसरा यह है कवि हैं जो श्रेष्ठ। अब देखिए वहां पर तो यह कारक की विभक्ति प्राप्त हुई, लेकिन यहां पर कोई कारक की विभक्ति नहीं है। लेकिन एक बात है, यह जो पहला पद है, जो संज्ञा है, इसकी यह जो दूसरा पद है वह विशेषता को बतला रहा है। जो पहला पद है उसकी दूसरा पद विशेषता बतला रहा है। तो यहां पर आप जानते हैं कि जहां पर एक पद दूसरे पद की विशेषता को बतलाता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अब देख लीजिए, एक ही उदाहरण में दो दो समास हमको मिले। एक ही उदाहरण में दो दो समास, एक तो कर्मधारय समास मिला और दूसरा क्या मिला? तत्पुरुष समास मिला। अब समस्या इस बात की है कि हम कौन सा समास माने, तत्पुरुष समास को माने या कर्मधारय समास को। यहां पर परीक्षार्थी हमेशा दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर हमारे हिसाब से गलत हो जाता है या हो भी सकता है। तो इससे बचने के लिए अवश्य ही एक उपाय है, जहां इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त हो रहे हों
वहां पर केवल स्व विवेक का प्रयोग करना चाहिए। स्व विवेक का मतलब कि अपने आप से यह निर्धारित करना चाहिए कि इसमें तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास। लेकिन यह निर्धारित करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या है? यदि हम यह समास विग्रह करते हैं, इस प्रकार का समास विग्रह करते हैं, तो यहां पर हमेशा तत्पुरुष होगा। और यहां इस प्रकार का जब हम समास विग्रह करते हैं, तब यहां पर हमेशा कर्मधारय। इस उदाहरण को मैं और अच्छी तरीके से पुष्ट कर देना चाहता हूं, यानी समझा देना चाहता हूं। आइए देखिए। देखिए, प्रश्न कभी कभी पूछता है, नरोत्तम, इसमें पूछ दिया कौन सा समास है। अब ऑप्शन दे दिया, ए में दे दिया कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में दोनों, और डी में दे दिया कोई नहीं। ये प्रश्न है। नरोत्तम कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। अब सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा समास है। तो जब तक इसके हम दोनों पदों को अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। तो दोनों पदों में पहला, इसमें देख लीजिए, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? नर और धन उत्तम। ठीक, नर हो गया पहला पद और उत्तम हो गया दूसरा पद। नर हो गया पहला पद, उत्तम हो गया दूसरा पद। अब देखिए, यह क्या है? संज्ञा है, और जो दूसरा पद है वह क्या है? विशेषण। ठीक, नर क्या है? संज्ञा, और उत्तम क्या है? विशेषण। अब देखिए, जो पहले बताया गया है कि पहला पद संज्ञा, ये बताया गया है ना, संज्ञा प्लस विशेषण। अब क्या देखिए कि यह दोनों लक्षण इस उदाहरण में प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। एकदम सीधे सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है, संज्ञा पहला पद संज्ञा, दूसरा पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण। तो यहां तक एकदम क्लियर है कि यहां पर तत्पुरुष समास होगा। और यहां पर तो क्लियर हो गया कि तत्पुरुष समास है, लेकिन इसके पहले वाले उदाहरण में हमने क्या बताया कि एक ही उदाहरण के दो दो समास प्राप्त हो रहे हैं। इसमें भी पहली बात कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसका सबसे पहले समास विग्रह कर लेते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। ये हमारा हो गया पहला पद, ये उत्तम हो गया दूसरा पद। और दोनों पदों के बीच में यह देखिए क्या हमको मिला? एक कारक की विभक्ति। जब कारक की विभक्ति मिल गई तो यहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। यानी दो लक्षण एक साथ हमको मिले। ठीक, लेकिन हमने बताया है कि इसका, किसका? नरोत्तम का दो प्रकार से समास विग्रह किया जा सकता है, जैसे कि पिछले वाले उदाहरण में हमने किया था। दूसरा समास विग्रह क्या होगा? उत्तम है जो नर। यह भी समास विग्रह हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर देखिए,
नर हो गया पहला पद और उत्तम हो गया दूसरा पद। इन दोनों पदों के बीच में जब इस प्रकार से हमने समास विग्रह किया तो इन दोनों पदों के बीच में कोई भी कारक की विभक्ति नहीं मिली है, बल्कि कारक की विभक्ति मिलने के स्थान पर यह जो दूसरा पद है वह पहले पद की विशेषता बतला रहा है। नर है, नर माने मनुष्य, मनुष्य है तो कैसा है, उत्तम है। संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कैसा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहां पहले पद की दूसरा पद विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा। आई बात समझ में। अब बात फंसती है कहां, इस प्रश्न पर। देखिए यहां पर कर्मधारय भी दिया हुआ है, यहां पर तत्पुरुष भी दिया हुआ है, तो अब समस्या इस बात की है कि हम किस पर निशान लगाएंगे, हम किसका चयन करेंगे, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहां पर हम खुद मैंने कहा है कि स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। यदि समास विग्रह हम इस प्रकार का करते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है ये वाला, तो यहां पर क्या होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक। और यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो यहां पर कर्मधारय होगा। यानी यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि दोनों समास एक साथ एक ही उदाहरण में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपके सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्या, ये जो समास विग्रह है, समास विग्रह अगर विग्रह करना है तब, ठीक है, समास विग्रह करना है तब ये दोनों समास होंगे, अन्यथा की दृष्टि में यही चयन करने योग्य है, क्योंकि इसमें दो लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगला लक्षण संज्ञा प्लस क्रिया, संज्ञा प्लस क्रिया। कहने का मतलब कि जिस सामासिक पद में पहला पद क्या हो, संज्ञा हो, और दूसरा पद क्या हो, क्रिया हो, वहां पर भी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्त आ रहा है, ठीक। संज्ञा प्लस क्रिया, संज्ञा प्लस क्रिया, पहला पद संज्ञा और दूसरा पद क्रिया। देश निकाला, यह उदाहरण आपके सामने है। कहने का मतलब कि जहां पर एक पद यानी पहला पद क्या हो, संज्ञा हो, और दूसरा पद क्या हो, क्रिया हो, वहां पर भी क्या होता है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है। इस उदाहरण को देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि यहां तत्पुरुष समास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें पहला पद क्या है, देश, और दूसरा पद क्या है, निकाला। ठीक, पहला पद क्या है, देश, और दूसरा पद क्या है, निकाला। देश वास्तव में है क्या, एक संज्ञा है। देश क्या है,
संज्ञा है, यानी पहला पद संज्ञा हो गया। समझ में आ रहा है? पहला पद संज्ञा मिल गया। दूसरा पद क्या है? निकाला। निकाला क्या है? क्रिया है। यहां पर निकालने की क्रिया संपन्न की जा रही है। एकदम लक्षण एक सामने है। पहला पद संज्ञा हो गया, दूसरा पद क्रिया। यहां दिखाई दे रहा है दोनों में, पहला पद संज्ञा, दूसरा पद क्रिया। तो यहां पर भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। दूसरा लक्षण, इसी उदाहरण में जो देश निकाला है, इसी उदाहरण में एक लक्षण और जो एकदम स्पष्ट करता है कि यहां पर तत्पुरुष समास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका समास विग्रह कर लेंगे। तो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश से निकाला। देश से निकाला या देश का निकाला। ठीक, दोनों में देख लीजिए, ये पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। यहां पर भी एक लक्षण हमको प्राप्त हो रहा है, से। देश से निकाला जा रहा है, यानी देश से अलग किया जा रहा है। कहने का मतलब कि यहां पर अपादान कारक है, यानी पंचमी विभक्ति है। ठीक, यहां पर क्या है? देश का निकाला, यहां का संबंध कारक प्राप्त हो रहा है, यानी एक कारक। कहने का मतलब जो पहले लिखा गया है कारक लोपे तत्पुरुषः, तो कारक लुप्त है यहां, यानी कारक लुप्त है तो अवश्य ही यहां पर क्या है? तत्पुरुष समास है। एक लक्षण और, देखिए, पहला पद गौण व दूसरा पद मुख्य या प्रधान। पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान। यह विभिन्न प्रकार की गाइडों में या किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है कि जिस सामासिक पद में पहला पद गौण हो और दूसरा पद मुख्य या प्रधान हो, वहां पर हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब सबसे पहले तो हमको यह जानना है प्रधान क्या है, गौण क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। प्रधान का मतलब आप जानते हैं, श्रेष्ठ या मुख्य सामने लिखा हुआ है, उच्च कोटि का, उच्च वर्ग का, यही तो प्रधान होता है। और गौण, गौण का मतलब क्या है? निम्न कोटि का, निम्न वर्ग का, या द्वितीय कोटि का, दूसरे वर्ग का, इत्यादि होता है। ठीक, तो इसमें एक उदाहरण मैं सम्मुख रख रहा हूं, पहले उस उदाहरण को देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कि पहला पद गौण या दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। देश भक्त आ रहा है, यह उदाहरण। इस उदाहरण में यह देशभक्त जो है यही सामासिक पद है, और यह जो शेष बचा हुआ है यह क्रिया से संबंधित है, आने की क्रिया को संपन्न कर रहा है। लेकिन आने की क्रिया किससे संपन्न की जा रही है? यह जो सामासिक पद लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके हम दो भाग कर लें, यानी पहला पद देख लें और दूसरा पद। तो पहला पद इसमें क्या होगा? देश, और दूसरा पद क्या होगा? भक्त। ठीक है, अब इसमें देखना है जो ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, पहला पद गौण और दूसरा पद मुख्य या प्रधान। हम कैसे जानेंगे या कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रधान है और कौन सा गौण है? तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, इस प्रकार के उदाहरण जहां कहीं भी प्राप्त हो जाएं, हमको अपने मन में
ये प्रश्न कर लेना चाहिए, कौन या तो फिर क्या। ठीक है, ये दो प्रश्न खुद से कर लेना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जिस पद से मिलता है वही पद हमेशा प्रधान होता है। यदि पहले पद से हमको मिल रहा है इस प्रश्न का उत्तर, तो पहला पद प्रधान होगा। यदि दूसरे पद से मिलता है तो दूसरा पद ही प्रधान माना जाएगा। अब यहां जो उदाहरण लिखा गया है, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें किस पद को प्रधान माना जा रहा है। लिखा है देशभक्त आ रहा है। प्रश्न कीजिए कौन आ रहा है, अपने आप में, दूसरे से नहीं। प्रश्न करेंगे कौन, तो आपको खुद ही उत्तर मिलेगा क्या, भक्त। ठीक है ना। जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कौन, यानी कौन आ रहा है, तो उत्तर मिलेगा भक्त, यानी भक्त आ रहा है। अब देखिए भक्त आ रहा है, जब उत्तर मिल गया भक्त में, तो यह पद क्या हुआ, जो दूसरा पद है वही पद प्रधान है। जो दूसरा पद है वह प्रधान, जो पहला पद बचा वह क्या हुआ, गौण। आ गई बात समझ में। पहला पद गौण हुआ और दूसरा पद प्रधान हुआ। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमको दूसरे पद से मिल रहा है। तो यहां पर जो लक्षण लिखा गया है, जिस समासिक पद का पहला पद गौण हो और दूसरा पद मुख्य या प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यानी देशभक्त आ रहा है, देशभक्त में हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी है। स्वामी भक्त हैं, स्वामी भक्त आ रहा है, आ रहा है। या अन्य भी उदाहरण है, पितृभक्त है, पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु भक्त, गुरु नहीं गुरु। ठीक, ये तमाम उदाहरण है जो इसी प्रकार के हैं। स्वामी भक्त आ रहा है, कौन आ रहा है, भक्त आ रहा है। ठीक है ना। यानी जो दूसरा पद है, दूसरे पद से हम कौन का उत्तर मिल रहा है, यानी जो हमने प्रश्न किया उसका उत्तर दूसरे पद से मिल रहा है। कहने का मतलब कि दूसरा पद प्रधान हुआ और जो पहला पद है स्वामी, स्वामी भक्त, पहला पद स्वामी यानी यह गौण हुआ। उसी प्रकार से पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु भक्त, कौन आ रहा है, भक्त भक्त भक्त, यानी भक्त आ रहे हैं। कहने का मतलब जो दूसरा पद है वह प्रधान हुआ और पहला पद गौण। ये पितृ, मातृ, गुरु, ये सब पहले पद में सम्मिलित हैं। यानी पहले पद में सम्मिलित होने का मतलब गौण। ठीक, तो इस प्रकार से कई उदाहरण हैं। कई उदाहरणों को समझा करके हमने जो तत्पुरुष समास के लक्षण है उनको आपके सम्मुख रख दिया, जिससे कि हमारे समझ से तत्पुरुष समास को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी जितने भी उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं उसमें एक बात महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, वही कारकाधारित या कारक लोपे तत्पुरुषः। अभी इस बात पर अगली वीडियो में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।